शुरू करते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन का पार्ट 2, संवेग उत्पत्ति। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना राजमहल के बाहर एक सुंदर उद्यान है। वहां घने वृक्ष हैं, कोयले कूकती हैं, कमलों से भरे सुंदर सरोवर हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को वह उद्यान देखने की इच्छा हुई। महाराज ने वन विहार घूमने के लिए उन्हें आज्ञा भी प्रदान कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी भी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो। उन्होंने अपने अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि राजकुमार जहां से भी जाएं, वहां पर सुसज्जित मार्ग हों, कोई रोगी और पीड़ित व्यक्ति ना मिले। राजकर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे और रोग पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा की आज्ञा अनुसार मार्गों को सुसज्जित और उद्यान तक मार्गों को अच्छी तरह सजा दिया। राजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान देखने के लिए राजमहल से बाहर निकले। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और 4 घोड़ों से युक्त रथ में बैठे थे, जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भली भांति सुसज्जित थे। जब नगरवासियों ने सुना राजकुमार पुरकानन देखने जा रहे हैं, तो राजकुमार के दर्शन के लिए अपने अपने घरों से सभी लोग बाहर आए और मन ही मन उनका अभिवादन करने लगे। उन्हें दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। राजपथ पर राजकुमार के दर्शन के लिए जगह जगह प्रजा इकट्ठी हो गई। स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर झरोकों से झांककर उनका दर्शन कर रही थीं। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा जैसे यह उनका नया जन्म हुआ हो। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, यदि कुमार के मन में वैराग्य भाव पैदा नहीं होगा तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। अन्य व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा, वह चौंक गए, बड़े ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, हे सूत, यह कौन है, कहां से आया है? सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए है? इसकी भौहों से कैसे आंखें ढक गई हैं? इसका शरीर झुका हुआ क्यों है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है या अनायास ही ऐसा हुआ है? राजकुमार के इन प्रश्नों को सुनकर सारथी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? राजा की आज्ञा अनुसार वह राजकुमार को कुछ नहीं बताना चाहते थे, परंतु राजकुमार के मन को ठेस ना पहुंचाते हुए उन्होंने बताया, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। इसमें स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसी वृद्धावस्था में इस पुरुष ने दम तोड़ दिया है। इसने बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भी भोगा है। अब कालक्रम से यह बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गए और व्यग्र मन से उन्होंने कहा, हे सारथी, अब मेरा मन ऐसी अवस्था को देखकर और कहीं नहीं लग सकता है। आप महल की ओर रथ को वापस ले लें। तो आज्ञा पाकर सारथी ने राजभवन की ओर रथ को मोड़ दिया। थोड़ी ही समय में राजभवन आ गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहे थे। वह रथ से उतरकर अपने भवन में आ गए। तरह तरह से इसी विषय में सोचते रहे, परंतु उन्हें किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं हुआ। अपने पिता के पास आए और उन्होंने पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा मांगी और पुनः उसी राजपथ पर निकल पड़े। सारथी अपने घोड़े के साथ तैयार होकर राजपथ पर निकले। राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर अग्रसर हुआ, उन्हें एक रोगी दिखाई पड़ा। उसका पेट बड़ा हुआ, कंधे झुके हुए और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था
और किसी के सहारे से चल रहा था। यह देख राजकुमार पुनः चकित हो गए और उन्होंने सारथी से पूछा, हे सूत, यह कौन है दुबला पतला व्यक्ति जो दूसरों के सहारे लेकर चल रहा है और करा रहा है, हाय माँ कह रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है। यह रोग के कारण असमर्थ हो गया है। राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से देखते हुए पुनः पूछा, क्यों सारथी, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या हर किसी को होता है? सारथी ने उत्तर दिया, कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है, परंतु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन फिर से बेचैन हो उठा। उनका हृदय कांपने लगा। फिर करुण स्वर में बोला, अरे ये मनुष्य कैसे अज्ञानी हैं जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। उसने सारथी से कहा, हे सूत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, घर लौट चलो, मुझे यह रोग भय सहा नहीं जाता। राजकुमार का आदेश पाकर सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से, अब रोग के भय से दुखी था। वह शीघ्र महल में लौट आए, कमरे में जाकर विचारों में डूब गए। महाराज शुद्धोधन ने जब इस प्रकार दो बार राजकुमार के मन को दुखी लौटा हुआ देखा तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। सारथी को बुलाया, सारा वृतांत सुना। राजा को जब यह ज्ञात हुआ राजकुमार वृद्धावस्था और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर बहुत व्याकुल हो गए हैं और घर लौट आए हैं, तो उन्हें लगा जैसे राजकुमार ने उन्हें त्याग दिया है। उन्होंने जिस भय से राजकुमार से वृद्ध, रोगी या सुंदर लोगों को हटाने का आदेश दिया था, वही भय कैसे उपस्थित हो गया। उन्हें अपने कर्मचारियों, अधिकारियों पर बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने इसे सृष्टि का नियम समझते हुए उन्हें दंडित नहीं किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्होंने अधिक भोग विलास, आमोद प्रमोद की व्यवस्था अंतःपुर में ही कर दी। राजा ने सोचा, इंद्रिय स्वभावतः चंचल होती हैं, अतः राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में सब कुछ भूल सकते हैं। हो सकता है इस प्रकार विषयों में आसक्त होकर यहीं रहें और हमें छोड़कर अन्यत्र ना जाएं। परंतु राजमहल के आमोद प्रमोद के विशेष आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस पर राजा ने यह सोचकर कि नगर दर्शन से शायद उनका मन बदल जाए, राजकुमार को पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की। उन्होंने पूरे नगर की भली भांति सुसज्जित करवाया, सर्वत्र विविध कलाओं से निपुण सुंदरियों को नियुक्त किया, ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार का उद्विग्न से भरा ना रहे। उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया। सारी व्यवस्था करने के बाद महाराज शुद्धोधन ने पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया। अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए बाहर भेजा। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण को देखा और बाहर निकले तो वह बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता पूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़े तभी उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी तो रोते बिलखते लोगों को देखा उस शव यात्रा के पीछे, तो उनका मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने सारथी से पूछा, हे सूत, यह क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। जिसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं उसे अच्छी तरह सजाया गया है, फिर भी लोग क्यों रो रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे ठीक ठीक बताइए, यह सब क्या है? यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह उसे कोई भी बात ना बताएं, उसका मन बेचैन हो, परंतु सारथी का
सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं टाल सके। उन्होंने राजकुमार को बताया, यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, गुण सभी समाप्त हो चुके हैं। यह व्यक्ति लकड़ी के टुकड़े के समान है, जिसे लाड़ प्यार से पाला पोसा गया था। उसे ही आज ये लोग रो धोकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। सारथी की ये बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गए। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने पुनः सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या केवल इसी की हुई है? क्या सभी का अंत ऐसा ही होता है? सारथी ने उत्तर दिया, जी हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही उत्तम, मध्यम, अधम हो, अंत सभी का है। अंत सबका एक सा ही है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु की प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगे। थोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता। मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूल जाते हैं। हे सारथी, लौट चलो, चलो घर चलें। यह समय आमोद प्रमोद का नहीं। मृत्यु की जानकर भी भला कोई व्यक्ति आमोद प्रमोद में कैसे डूबा रह सकता है? सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचते हुए विचारों में डूब गए। यद्यपि राजकुमार ने सारथी से रथ को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी, अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल ना ले जाकर नंदनवन के समान सुंदर पदमखंड नाम के उद्यान में ले गई। राजा की आज्ञा अनुसार उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा, जिन पर मतवाली कोयलें कूक रही थीं। पास ही सुंदर पुष्पकरणी थी, अनेक कमल खिले हुए थे। सारा उद्यान नंदन वन जैसा सुंदर लग रहा था। परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन व्याकुल था। पदमखंड उद्यान में राजा शुद्धोधन द्वारा नियुक्त युवक और 9 युवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने द्वार के पास ही प्रेम भरी आंखों से उनको निहारा, उनका स्वागत किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गए हों। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गईं कि ना कुछ बोल सकीं, ना हंस सकीं, बस देखती ही रह गईं। इस प्रकार प्रेम विहल स्त्रियों को कुछ ना करते देख कर कुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदायु ने सुंदरियों से कहा, आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं से निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन में वैराग्य भाव को दूर कीजिए। उदाई की बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगीं। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा, हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। सुरम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखे, परंतु वह जितेंद्रिय थे, अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखते रहे। मन ही मन सोचते रहे, क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती? क्या ये नहीं जानती जिस रूप के कारण ये उन्मत्त हैं, उसे बुढ़ापा शीघ्र ही समाप्त कर देगा। अवश्य इन स्त्रियों ने रोग को नहीं देखा, तभी तो ये इस प्रकार प्रसन्न हैं। इन्हें मृत्यु का भय नहीं है, तभी तो यह इतनी हंस रही हैं। 9 युवतियों के बीच राजकुमार को ध्यान मग्न देखकर साथ में आए मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, यह क्या है? आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं?
उदाई की यह बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता और मैं यह जानता हूँ कि सारा संसार विषयों की उपेक्षा नहीं करता। मैं यह भी जानता हूँ सारा संसार विषयों में ही डूबा हुआ है, किंतु इस जगत को अनित्य जानकर जब मेरा मन इनमें नहीं रम रहा, जरा व्याधि मृत्यु ना होती तो मेरा मन भी इनमें अनुरक्त होता, परंतु मैं जानता हूँ इस यौवन सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षणभंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था, तभी सूर्यास्त होने लगा। सभी नवयुवतियां नगर की ओर लौटने लगीं और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर ओढ़ने लगी। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ, जगत में सब कुछ क्षणिक है, अनित्य है। जगत की अनित्यता के विषय में सोचती हुई वह अपने राजभवन की ओर चल पड़ी। थोड़े समय में राजभवन पहुंचकर वह सीधे महल में गए और संसार की नश्वरता के विषय में विचार करते रहे। महाराजा शुद्धोधन ने जब सुना राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आए हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में बाण लग जाने से वह रात भर नहीं सो पाता, वैसे ही राजा शुद्धोधन भी रात भर नहीं सो पाए, इसी चिंता के कारण। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनके साथ मंत्रणा करते हुए उसका क्या उपाय किए जाए इस पर चर्चा की कि राजकुमार का मन कैसे बदला जाए, उन्हें उनका वैराग्य समाप्त हो, विषयों से के प्रति आसक्त उनमें कैसे लाया जाए। आज के इस पार्ट में इतना ही। किताब को और आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।